हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है गैट के बारे में। ठीक है। गैट एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को संभालने या उसका ढांचा ठीक करने की संस्था है। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। ठीक है, ये क्या करती है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, ठीक है, उनके ऊपर उनके व्यापार में संबंधित जो समस्याएं हैं उनके ढांचे को ठीक करने का काम करती है। ठीक है, गैट की स्थापना जो है द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के ढांचे को सुधारने और उसकी जो कार्य प्रणाली है उसको तैयार करने के लिए किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि के लिए 1947 में 23 राष्ट्रों का जिनेवा में सम्मेलन हुआ था। जब गैट की स्थापना करने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि के लिए या उसके जो सुधार के लिए, ठीक है, 1947 में 23 राष्ट्रों के साथ इसका एक सम्मेलन हुआ था कहाँ, जिनेवा में। गेट का जो मुख्यालय है वो भी कहाँ पे है, जिनेवा में। यह समझौता 4 भागों में बंट गया और इस जो समझौते के जो सम्मेलन भी यह समझौता हुआ, इसके जो पार्ट थे उसको 4 भागों में बांटा गया था। इसका पहला जो पार्ट था, जो पहला जो भाग था, जिसमें कहा जाता था सदस्य देशों के प्रमुख कर्तव्यों के विवरण, जिसमें बताया गया था कि जो भी जितने भी सदस्य देश हैं, जो कि हमें बताया था कि इसमें 23 राष्ट्रों ने पहले सदस्य बने थे स्टार्टिंग में, तो जितने भी 23 जो सदस्य राष्ट्र थे उनके जो प्रमुख जो कर्तव्य रहे हैं, ठीक है, उनका पूरा विवरण हमें इसके प्रथम भाग में मिलता है। द्वितीय भाग में न्यायपूर्ण व्यापार हेतु आचार संहिता दी गई है। जो गेट के अंतर्गत जब 23 राष्ट्रों ने इसमें समझौते में अपने सिग्नेचर किए या साइन किए, अपने हस्ताक्षर किए, तो उसमें द्वितीय भाग में उसके व्यापार के आचार संहिता मतलब उनके नियम कानून दिए गए हैं कि वह जो व्यापार करेंगे वो पूरे न्याय के साथ करेंगे। तृतीय भाग में सदस्य बनने, जो गैट सदस्य बनने व सदस्यता छोड़ने से संबंधित नियमावली है। गैट के अंतर्गत तीसरा जो भाग है उसमें जो गैट जो संस्था है, ठीक है, जो संगठन है, उसका सदस्य बनने के नियम व उनकी सदस्यता को छोड़ने के संबंध में जितने भी नियम हैं वो सारे इसमें लागू किए गए हैं। इसके चौथे भाग में विकासशील देशों को दी जाने वाली विशेष रियायतें हैं। तो आपको पता है जैसे कि गैट की स्थापना वैसे की किसके लिए गई थी कि जितने भी जो देश हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उनकी कंडीशन ख़राब हो चुकी थी। कुछ विकासशील देश जो थे वो तो अपने आप को झेल पाए थे, लेकिन जो अर्धविकसित देश थे उनके जो अर्थशास्त्र या आर्थिक जो ढांचा था वो क्या हो चुका था, ख़राब हो चुका था। तो उसको वापस संभालने के लिए, ठीक है, गैट का निर्माण किया गया था, जिसमें चौथे भाग में उनके जो विकासशील जो देश थे उनको कितनी सारी रियायतें, उनको जो लाभ, उनमें जो फ़ायदे थे, ठीक है, उनका सारा कुछ का विवरण हमें इसके चौथे पार्ट में मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अब जो गैट है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड टैरिफ्स एंड ट्रेड्स, तो अब जो गैट संस्था है, ठीक है, उसका जो वर्तमान में, ठीक है, 92 देश यानी 92 देश गैट के स्थायी सदस्य प्लस 23 अस्थायी सदस्य। वर्तमान में जो 92 देश है वो तो इसके क्या है, स्थायी सदस्य है, जिनके ऊपर इसके सारे कानून वगैरह सारी चीज़ें तो लागू होती है। लेकिन जो 23 अस्थायी सदस्य है वो कभी भी आ सकते हैं और हट भी सकते हैं, ठीक है। और जो गैट है उसका विश्व व्यापार में, ठीक है, मतलब पूरे जो सदस्य हैं देशों का, उसका विश्व व्यापार का कितना % है, 80% भाग है। और जो गैट का जो भारत एक क्या था, स्थायी सदस्य था। तो ये चीज़ गैट के मूल उद्देश्य: स्वतंत्र व्यापार को प्रोत्साहन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भेदभावपूर्ण व्यवहार की समाप्ति। तो गैट का पहला उद्देश्य था कि जो स्वतंत्र व्यापार है, ठीक है, उसको प्रोत्साहन करना। स्वतंत्र व्यापार का अर्थ होता है ऐसा व्यापार जिसमें किसी भी देश को किसी दूसरे देश से, ठीक है, जो कि उसके सदस्य होंगे या मित्रवत होंगे, ठीक है, उनको एक दूसरे के देशों में आयात और निर्यात करने की पूर्ण आज़ादी हो, ठीक है। दूसरा, उनके भुगतान संबंधी समस्याएं ना हो, उनको एक तरह से निर्बाध व्यापार जिसमें किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न ना हो, ऐसे व्यापार की प्रोत्साहन करना उसका पहला उद्देश्य था। तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो भेदभाव, एक देश दूसरे देश से भेदभाव करते हैं, ठीक है, जैसे
अगर संगठन में मान के चलिए 2 संगठन है, ठीक है, मतलब एक संगठन है, उसमें 2 देश हैं, तो एक दूसरे से कैसे भी सलाह मिलाकर या फिर बातें करके वो क्या करें, कम कीमतों में आयात निर्यात करें किसी वस्तु का, बजाय इसके अलावा दूसरे जो देशों हैं कुछ ज़्यादा कीमत में आयात है या फिर वस्तु का निर्यात करें। तो इस तरह की समस्याओं का निपटान करने के लिए और समाप्त करने के लिए गेट का पहला उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विकास और विस्तार। तो दूसरा उद्देश्य इसका जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बोलते हैं, मतलब एक तरह से एक देश से दूसरे देश में व्यापार करना, जब किसी वस्तु का आयात करें और उनको भुगतान करें, तो हमारी वस्तु का निर्यात करें और वो हमें भुगतान करें, तो इसको बोलते हैं व्यापार, जो कि होता है देशों के बाहर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बढ़ावा और उसका विस्तार करने की इसका दूसरा उद्देश्य था कि देशों में क्या करें, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो। तीसरा इसका तीसरा उद्देश्य था संसार के प्राकृतिक साधनों का विकास एवं बेहतर प्रयोग। हमें पता है कि कोई भी वस्तु, ठीक है, मान के चलिए कोई भी वस्तु जरूरी थोड़ी ना है कि हर वस्तु प्रत्येक देश में उत्पादित हो सके। कोई वस्तु किसी देश में उत्पादित होती है, कोई वस्तु किसी देश में होती है, ठीक है। तो ऐसी वस्तुओं का, ठीक है, जो कि प्राकृतिक साधन होता है, जो प्रकृति में प्रदान करती है, ठीक है, ऐसे जो कि जैसे कुछ खनिज हो सकते हैं, कोई तेल हो सकता है, ठीक है, तो इनका बहुत बेहतर ढंग से विकास करना, ठीक है, और उनका बेहतर ढंग से प्रयोग करना, ताकि वो जिन देशों में कमी है उनको भी वो प्रयोग में हो सके, और इस तरीके से प्रयोग करना कि जो भावी पीढ़ियाँ जो आने वाली है, ठीक है, उनको भी उसका प्रयोग कर सके। इसका चौथा उद्देश्य सदस्य देशों में पूर्ण रोजगार की दशा उत्पन्न करना व कुल सामाजिक उत्पादन में वृद्धि। तो इसका जो चौथा उद्देश्य था वो उसके सदस्य देशों में पूर्ण रोजगार की दशा उत्पन्न करना है। जैसे कि कुछ देश हो सकते हैं इसमें अविकसित हो, अर्धविकसित हो, ठीक है, तो उनमें उनकी अर्धविकसित देशों की आप जानते हो कि जो व्यक्ति आय है, जो राष्ट्रीय आय वो कम होती है, ठीक है, पूर्ण रूप से वो क्या नहीं होते, उद्योग नहीं होते, मतलब एक तरह से पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते। तो ऐसे देशों को, ठीक है, रोजगार की दशा उत्पन्न करवाना ताकि उनकी भी क्या हो, राष्ट्रीय आय वृद्धि हो, व्यक्ति आय वृद्धि हो, उनका जीवन स्तर ऊपर की ओर बढ़े। पांचवा है समग्र रूप से विश्व समुदाय का जीवन स्तर ऊंचा करना। जैसे अभी मैंने बताया कि सदस्य देशों में जो अविकसित देश है, ठीक है, तो ये जो व्यापार करेंगे, मान के चलिए किसी देश में उत्पादन के साधन ही नहीं है, मतलब कच्चा माल जिसे अपन बोलते हैं, ठीक है, वो है, लेकिन उस उत्पादन को पूर्ण रूप से यूज करने के लिए या प्रयोग करने के लिए, उसका उत्पादन और अच्छे ढंग से करने के लिए, ठीक है, उसको अंतिम वस्तु बनाने के लिए उनके पास तकनीकी नहीं है, तो इस तरह उनका जीवन स्तर ऊपर नहीं हो सकता, ठीक है। तो इन चीज़ों की पूर्ति के लिए एक दूसरे देश से व्यापार करके उन चीज़ों को प्राप्त किया जा सकता है तथा उनका पूर्ण रूप से प्रयोग किया जा सकता है। जिससे क्या होगा कि उद्योग बढ़ेंगे, और उद्योग बढ़ेंगे तो लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, और प्रति व्यक्ति आय बढ़ने से ही उनका जीवन स्तर में सुधार होगा। जो गेट का छठवां नियम था वो था व्यापार के न्याय उचित नियम बनाना। न्यायोचित जिसे बोलते हैं हम, कि व्यापार में जो अभी मैंने थोड़ी पहले आपको बताया था कि व्यापार में कुछ राज्य क्या कहते हैं, कुछ देश जो क्या करते हैं कि एक दूसरे देशों से छिपा के संगठन में धोखेबाजी करके एक तरह से कार्य करते हैं। तो व्यापार के नियम जो गेट है वो इस तरीके से बनाते हैं कि सभी जो व्यापारिक देश हैं उनके साथ क्या हो, न्यायपूर्ण व्यापार हो, ठीक है, सभी के लिए समान कानून, ठीक है, सभी के लिए समान नियम हो, इसका वो खास ख्याल रखता है, ठीक है। तीसरी गेट के क्या हो गए मूल उद्देश्य होते हैं, इन्हीं को ध्यान में रखते हुए जो गेट का निर्माण, गेट जो संस्थान है वो विकासशीलों को कुछ प्रकार के नियंत्रणों में, क्योंकि देखो अगर हम जानते हैं गेट संस्था होनी है तो व्यापार के जो नियम है तो उनसे कुछ ऐसे नियम भी होंगे जिनमें उनको किसी तरह के नियंत्रण होंगे, ठीक है। संस्था के विरोध में काम थोड़ी कर सकते हैं वो, तो कुछ कारणों पर या कुछ चीज़ों में जो विकासशील देशों को जो गेट ने क्या करके नियंत्रण में छूट दे रखी है, तो वो उनको चार प्रकार में बताया गया कि 4 नियंत्रण ऐसे हैं उनमें गेट ने जो विकासशील देशों को छूट प्राप्त करी है। तो पहला, देश को हानि पहुंचाने वाले जो उत्पादन है, देश में
उत्पादन नियंत्रण संबंधी कार्यक्रम को हानि पहुंचाने वाले आयातों पर प्रतिबंध लगाना। कुछ ऐसे आयात, ठीक है, जो क्या करते हैं, देश के नियंत्रण, उत्पादन नियंत्रण या उत्पादन को हानि पहुंचाते हैं, ठीक है। मान के चलो हमारे देश में किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, फिर भी उसको लोग मंगा रहे हैं, या फिर हमारे देश को प्रतियोगिता आय में या किसी भी प्रकार से वो क्या करें, हानि पहुंचाए, ठीक है। तो ऐसे अगर उनको लगेगा कि किसी भी देश को लगेगा कि इस चीज़ के आयात से हमारे देश को क्या हो रहा है, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है और नुकसान ज़्यादा हो रहा है, तो वो उस आयात पर वो क्या कर सकती है, प्रतिबंध लगा सकती है। राजकीय व्यापार व्यवस्था चालू कर सकना। गैट के निर्धारित विधियों के अनुसार विकास प्रक्रिया को गति प्रदान करने के लिए आर्थिक नियंत्रणों का प्रयोग। अब राजकीय व्यापार व्यवस्था होते हैं जिसमें सरकार भी शामिल होती है, ऐसे व्यापार। और जो गैट है उसके जो बनाए गए जो निर्धारित जो नियम है, ठीक है, किसके लिए, विकास के लिए, ठीक है। अगर गैट चाहेगी, ठीक है, उन्हें लगेगा कि ये नियम क्या कर रहे हैं, मतलब इन नियमों को लगाने से जो हमारे देश की जो विकास प्रक्रिया है, आर्थिक जो विकास है, उसमें अगर बढ़ोतरी होगी, तो ठीक है, तो वह उन चीज़ों पर रोक लगाने के लिए जो नियम है उनका प्रयोग कर सकती है। चौथा जो नियंत्रण है वो है भुगतान शेष की प्रतिकूलता सुधारने, विनिमय कोष को सुरक्षित करने के लिए आयातों पर नियंत्रण लगा देना। तो भुगतान शेष का अर्थ होता है जब कोई देश, मान के चलिए किसी भी देश ने दूसरे से कुछ वस्तुओं का आयात किया, ठीक है, कुछ ज़्यादा मात्रा में आयात किया, लेकिन उस देश की आय कम होने की वजह से वह उसका क्या नहीं कर पाए, पूर्ण रूप से भुगतान नहीं कर पाए, तो कि ये क्या हुआ, निर्यात देश के लिए क्या हुआ, प्रतिकूल हुआ, ठीक है। आयात देश के लिए भी प्रतिकूल होगा, क्यों, क्योंकि उन पर उसका अगर जैसे लेट करेंगे, ठीक है, भुगतान शेष रहेगा तो उन पर ब्याज भी लगेगा। तो ऐसी समस्या उत्पन्न ना हो, ऐसी समस्या उत्पन्न ना हो, तो इस स्थिति को सुधारने के लिए उन्होंने क्या किया, नियंत्रण लगा दिया कि, ठीक है। और जो विनिमय कोष है, ठीक है, विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान करना। तो जिनसे वो क्या करती है, अपने जो वस्तु है जिनको आयात करती है उनका भुगतान करने के लिए, ठीक है, विनिमय कोष का प्रयोग करती है, ठीक है, उनको सुरक्षित करने के लिए, उनको बचाने के लिए, जिससे ज़रूरत की वस्तुओं को आयात किया जा सके, ठीक है, और ज़रूरत की जगहों पर उनको व्यय किया जा सके। तो उनको सुरक्षित करने के लिए इस तरह के जो आयात हैं उन पर क्या लगा दिया गया, नियंत्रण लगा दिया गया। तो ये 4 जो नियंत्रण थे जो गैट के द्वारा लगाए जाते थे, ठीक है। आप जो कॉपी पेन लेके रखें, उनको लिखते चले। गैट से संबंधित कोई प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा। ये आप अगर इसको भी पढ़ के चले जाओगे पॉइंट वाइज, तो भी आपका आराम से क्लियर हो जाएगा, और ये एमए फाइनल इकोनॉमिक्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वैसे तो ये बीए फाइनल ईयर में भी मिलता है, लेकिन एमए फाइनल के लिए पूर्ण सोल्यूशन है। तो आप इनको अच्छे से अगर पॉइंट वाइज पढ़ के जाएंगे तो आपके नंबर बिल्कुल भी नहीं। तो नेक्स्ट है गैट के आधारभूत सिद्धांत। तो एल्सवर्थ ने, ये प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे एल्सवर्थ, ठीक है, उनके अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति हेतु 3 आधारभूत सिद्धांत अपनाए गए हैं। यानी गैट के अनुसार जो गैट के जो उद्देश्य थे, जो 6 उद्देश्य थे, उनकी पूर्ति के लिए उनको इन सिद्धांतों को मानना ही पड़ेगा, या ये सिद्धांत उन्होंने अपनाए। पहला है विभेदात्मक नीति की समाप्ति। सदस्य देशों को परम अनुग्रहित राष्ट्र अनुच्छेद का पालन करना चाहिए। सदस्य देशों को जो 2 पक्षीय समझौते करने पर दी जाने वाली रियायतें सभी देशों को दी जानी चाहिए। तो सदस्य देशों को परम अनुग्रहित जो राष्ट्र अनुच्छेद है, ठीक है, यानी जो सदस्य देश है, जो जिसके लिए उन्होंने जो नियम बनाए गए थे, ठीक है, उनको जो है उनका पालन करना चाहिए, तथा जितने भी सदस्य देश हैं, ठीक है, उनको मतलब आपस में 2 पक्षीय समझौते करने, ठीक है, वह उनको जो दी जाने वाली जो रियायतें हैं, ठीक है, मतलब उनको जो छूटें दी जाती है, ठीक है, उनको जो फायदे दिए जाते हैं वो सभी देशों को समान रूप से दिए जाने चाहिए। ये उसका पहला सिद्धांत था, ठीक है, नोट करते चलिएगा। इसका दूसरा जो सिद्धांत है वो है मात्रात्मक प्रतिबंधों की कमी। सिद्धांत में सामान्य समझौते में आयात पर मात्रात्मक नियंत्रण का प्रयोग पूर्णतः निषिद्ध बताया गया है।
किंतु व्यावहारिक दृष्टि में विकासशील देशों को कुछ दशाओं में आयात नियंत्रण करने की छूट दी गई है। ठीक है, तो इस सिद्धांत के जो सामान्य समझौते थे, ठीक है, उसमें जो आयात पर मात्रात्मक नियंत्रण का अर्थ होता है आयात पर लगने वाला एक तरह से प्रतिबंध कि आप एक निश्चित सीमा तक ही क्या कर सकते हैं, किसी दूसरे देश से किसी वस्तु का आयात कर सकते हैं। ठीक है, इसको इस सिद्धांत में क्या बताया गया, पूर्णतः निषिद्ध बताया गया है, गलत बताया गया कि ऐसा नहीं हो सकता कि किसी देश पर क्या लगा सके, प्रतिबंध लगा सके कि वो इतनी वस्तु का ही आयात कर सकता है। लेकिन व्यावहारिक दृष्टि में विकासशील देशों को कुछ दशाओं में, लेकिन ऐसी कुछ स्थितियों में, ठीक है, जो आयात है उन पर नियंत्रण करने की छूट दी गई है। तो ऐसी कुछ स्थितियाँ जिसमें हो सकती है कि वो जो आयात, जो जैसे हमने बताया था पहले भी कि आयात जब अनुकूल ना हो अपने देश के, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, उस पर नियंत्रण लगा सकते हैं, इससे भुगतान से इसकी कमी हो जाना, ठीक है, भुगतान के लिए पैसे ना होना या किसी भी प्रकार की वह जो आयात जो भी वस्तु आ रही है वो देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाली हो। जैसे हम जानते हैं कि कई जगहों पर जो मदिरा या मादक जो पदार्थ होता है उनका आयात किसी प्रकार से देश के आर्थिक विकास में सहायक नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर वह देश चाहे तो उन चीज़ों पर आयात लगा सकता है जो देश के लिए क्या होंगे, खतरनाक साबित होंगे। ठीक है, तीसरा जो इसका सिद्धांत है वो है प्रशुल्क दरों में कटौती। तो प्रशुल्क दरों में कटौती, प्रशुल्क दरें व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। समझौते के 18वें अनुच्छेद में विभिन्न देशों के बीच आयात निर्यात संबंधी मंत्रित गणनाओं द्वारा प्रशुल्क दरों में पर्याप्त कटौती का प्रस्ताव स्वीकार किया गया है। यह पारस्परिक लाभ के अनुसार होनी चाहिए। तो प्रशुल्क दर जो होता है, तो प्रशुल्क दर हम कहते हैं, प्रशुल्क दर वो दर होता है जो किसी भी देश के द्वारा आयात और निर्यात पर लगाया जाता है। आमतौर पर यह 5% होता है, लेकिन अगर जो कोई देश अगर चाहे कि उसको ज़्यादा आर्थिक लाभ प्राप्त करना है तो वो इसको थोड़ा बहुत बढ़ा भी सकता है। ठीक है, तो प्रशुल्क दर ज़्यादा होने पर, ठीक है, वो क्या होता है, व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। मान के चलिए अगर किसी वस्तु के आयात या निर्यात पर जो कीमत है, जो शुल्क है वो लगाया जाएगा, तो जो देश है वो क्या करेगा, अगर वस्तु की कीमत कम है तो वो वस्तु की कीमत बढ़ेगी, क्योंकि जितना भी उस पर शुल्क लगेगा जो कर लगेगा, ठीक, उसको वस्तु को जो प्रदान करेगी, जो भी बेचेगा, ठीक है, जो खरीदेगा वो उपभोक्ताओं से प्राप्त होगा। ठीक, तो अगर प्रशुल्क दर लगता है तो वह जनता से ही अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से, ठीक, वो जनता से ही निकाला जाएगा। तो ऐसे प्रशुल्क दरों में कटौती करना क्या है, इसका सिद्धांत है कि जो जितनी भी वस्तुएँ हैं, ठीक है, जो आयात की जाती है उन पर प्रशुल्क दर जो है ज़्यादा नहीं लगना चाहिए या फिर नहीं लगना चाहिए, उनमें कटौती की जानी चाहिए। और गेट ने अपने समय में पूरे देश के जो पूरे विश्व के जो व्यापार है उसके 60% जो प्रशुल्क दर है उसमें कटौती करवाई थी, यानी 60% प्रशुल्क दरों में क्या करवाई थी, कमी करवाई थी। किसके अनुसार, गेट के अनुसार, जो गेट ने करवाई थी। इस चीज़ पर खास ध्यान रखना। आगे देखते हैं, तो आगे अब गेट की सफलताओं के बारे में देखते हैं। तो गेट का पहली जो सफलता थी वो थी विवादों में निपटारा। ठीक है, विवादों का निपटारा। सदस्य राष्ट्रों के प्रशुल्क विवादों के निपटारे में गेट को सर्वाधिक सफलता मिली है। 1953 में गेट के सदस्यों ने एक पैनल यानी एक संगठन बनाया जो विवादों के निपटारे हेतु अनौपचारिक न्यायालय की तरह काम करता है। तो गेट का निर्माण किया गया था विदेशी व्यापार के संरक्षण हेतु और उनके विकास हेतु। ठीक है, उसकी जो पहली सफलता थी वो थी विवादों का निपटारा। तो जो सदस्य राष्ट्रों में तो अब हम पहले जाना था कि प्रशुल्क क्या होता है। ठीक है, तो आयात निर्यातों पर लगने वाला जो शुल्क था वो प्रशुल्क कहलाता है। ठीक है, तो उस समय प्रशुल्क सबसे ज़्यादा लगाया जाता था, जिससे क्या होता था, आयात या निर्यात की जाने वाली कीमतों की वस्तुएं बढ़ जाती। लेकिन 1953 में इन समस्या के निपटारे के हेतु जो गेट है उसमें एक सदस्यों का एक संगठन बनाया गया, एक पैनल बनाया गया जो एक तरह से औपचारिक न्यायालय के रूप में काम करता था, जो क्या करता था कि व्यापारिक देश, जो भी व्यापारिक देश होते सदस्य देश उसके, ठीक है, उनके बीच में प्रशुल्क संबंधी या कोई भी व्यापार संबंधी जो समस्या होती उनको यह क्या करते, सॉल्व करते। दूसरी सफलता हुआ मात्रात्मक प्रतिबंधों में कमी।
इस दृष्टि से गेट को आंशिक सफलता मिल पाई है। यह स्वीकार्य है कि गेट द्वारा मात्रात्मक प्रतिबंधों के प्रयोग का समय समय पर निरीक्षण किया जाता रहा। गेट के नियमों का उल्लंघन करने वाले देशों को अपनी कार्रवाई की वांछनीयता सिद्ध करनी पड़ती। तो दूसरी जो उनको सफलता मिलती है वो मात्रात्मक प्रतिबंधों में कमी। जैसे कि मैंने बताया था, मात्रात्मक प्रतिबंध वो होते हैं जिनमें क्या कर दिया जाता है कि किसी देश में आयात करने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं, जो भी पदार्थ होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर एक सीमा निश्चित कर दी जाती है कि आप इतनी सीमा तक ही क्या कर सकते हैं, इनका आयात कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो गेट ने अपने नियम निकाले उनमें यह सदस्य देशों में, ठीक है, इस मात्रात्मक प्रतिबंधों का जो प्रयोग है उसको कम करने के लिए प्रयोग किया गया। और गेट के जो नियम जो भी बनाए गए थे, अगर कोई व्यापारिक देश उनका उल्लंघन करता, ठीक है, तो उनको अपनी जो वांछनीयता, उनका कारण जो भी होता वो उनको सिद्ध करना पड़ता, अन्यथा उनको दंडित किया जाता। तीसरी जो सफलता गेट ने प्राप्त करी वो थी क्षेत्रीय संघ की स्थापना। स्वतंत्र व्यापार को प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से गेट सदस्य देशों को सीमा संघ बनाने की अनुमति देता है, बशर्ते ये संघ देशों के व्यापार में रुकावटें उपस्थित न करें। शर्तें पूरी होने पर गेट कई प्रकार के सीमा संघ बनाने की अनुमति देता है, जैसे कि यूरोपीय साझा बाजार। तो क्षेत्रीय संघ में मतलब क्षेत्रीय संघ उसको बोलते हैं जब कोई भी किसी भी क्षेत्र में स्थित कोई भी देश, ठीक है, कुछ उद्देश्यों का एक तरह से ध्यान रखते हुए किसी संगठन का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है, किसी क्षेत्रीय संगठन का, ठीक है। ऐसे संगठन को क्षेत्रीय संगठन कहा जाता है। ये संगठन है ना आपसी बातों विवादों के लिए, ठीक है, मतलब विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से समाधान करने के लिए, आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए और आर्थिक विकास, ठीक है, और अपने जो व्यापार है आपस के उसको बढ़ाने के लिए, ठीक है, ये इन क्षेत्रों पे क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। और ये ध्यान रखते हैं कि इनके जो नियम या कानून जो भी है, ठीक है, इनकी वजह से किसी देश के व्यापार में कोई भी किसी भी तरह की जो रुकावटें हैं वो ना आए। और क्योंकि ये क्षेत्रीय संघ जो एक दूसरे की सीमा से लगे हुए होते हैं, ठीक है, तो ये एक दूसरे के जो बाज़ार है, ठीक है, एक दूसरे देशों के जो बाज़ार है उनका भी प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। और ये एक दूसरे से सड़क के माध्यम से या रेल के माध्यम से या फिर जल के माध्यम से वैसे भी जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, क्योंकि सीमा क्षेत्र है तो नॉर्मली सड़कों से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। ठीक है, अपनी एक दूसरे देशों की जो बाज़ार है उन चीज़ों का आपस में क्या कर सकते हैं, ये प्रयोग कर सकते हैं। इस वजह से क्षेत्रीय संघ की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट है प्रशुल्क समझौते। शुल्क समझौते जो कि मैंने बताया था कि देश में आयात निर्यातों के बीच में जो आयात निर्यातों पर लगने वाला प्रशुल्क होता है, ठीक है। तो गेट ने सदस्य देशों के बीच प्रशुल्क दरों में कमी कराने व दरों को नीचे स्तर रखने में सफलता मिली है। तो गेट के मैंने बताया था कि सबसे बड़ी सफलता इसकी प्रशुल्क दरों को कम करवाने की में ही थी, ठीक है। इसने लगभग 60% जो प्रशुल्क दर है उन्होंने कमी करवाई थी। नेक्स्ट है विकासशील देशों को लाभ। तो गेट की नीतियाँ देश के संरक्षण नीति से संगति रखती थी। तो गेट की जो नीतियाँ थी वो सबको पता है कि संरक्षण नीति थी। विकासशील देशों को अपने शिशु उद्योगों का विकास कराने हेतु संरक्षणवादी नीति अपनाने की स्वतंत्रता प्राप्त है। जो सभी विकासशील देश है, ठीक है, उनके कुछ शिशु उद्योगों में बोलते हैं जो बहुत प्राथमिक स्तर से शुरुआत में किए जाते हैं, ठीक है। तो अब वो उद्योग क्या होते हैं कि बड़े उद्योगों के सामने जब आते हैं तो वो उनके सामने टिक नहीं पाते। तो ऐसे जो शिशु उद्योग हैं उनके संरक्षण के लिए संरक्षणवादी नीति अपनाने की स्वतंत्रता उनको प्राप्त है। वे क्या करते हैं, उनको संरक्षण प्रदान करते हैं तथा वापस उनको नहीं ले सकते, भले ही वो खराब ही क्यों ना हो, ठीक है। एक बार अगर उन्होंने शिशु उद्योगों को संरक्षण प्राप्त किया तो उसको वापस प्राप्त नहीं कर सकते। व्यापार समस्याओं को हल करवाने के लिए गेट ने एक नया अध्याय जोड़ा है जिसमें 3 अनुच्छेद है। और व्यापार की समस्या को और अच्छे प्रकार से हल करने के लिए उन्होंने और उसमें क्या की सफलता प्राप्त की, ठीक है, मतलब उसको और सही किया गया। पहला उसका अनुच्छेद था जिसमें सिद्धांतों की पूर्ति हेतु विकसित और अल्प विकसित देशों को सौंपे गए दायित्वों का उल्लेख। तो उनके पहले अनुच्छेद में विकसित और अल्प विकसित देशों को जो दायित्व दिए गए थे, ठीक है, उनके बारे में उल्लेख था। दूसरा, गेट सिद्धांतों के उद्देश्यों से संबंधित। दूसरे अनुच्छेद में गेट के जितने भी सिद्धांत हैं और उनके उद्देश्य है उनके बारे में जानकारी थी। तीसरे अनुच्छेद में संयुक्त देशों की संयुक्त कार्यवाही जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्तार में आवश्यक है उसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए व्यापार और विकास कमेटी की स्थापना की गई।
इस समिति की बैठक जो साल में 2 बार की जाती थी, ठीक है, और यह भी इसी के ऊपर कार्य करता था कि जो देश है, ठीक है, उनके जो भी जिस भी प्रकार के व्यापार होते हैं, ठीक है, उनका विकास और उनके अच्छे कार्य के लिए उनके बारे में वो क्या करते हैं, बातें करते हैं, ठीक है, उनके बारे में बहस करते हैं कि क्या सही रहेगा क्या सही नहीं रहेगा। और इसकी स्थापना जो है 1995-94 के आसपास हुई थी, ठीक है, जिसको प्रेसोल के व्यापार सामान्य समझौता भी बोला गया था। नेक्स्ट है प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना। तो विकासशील देशों के अधिकारियों को निर्यात में विपणन में प्रशिक्षण के लिए गेट ने प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की। यह केंद्र विकासशील देशों को निर्यात बाजारों तथा निर्यात क्रियाविधि की सूचना भी प्रदान करता है। तो गेट ने क्या किया था, जो विकसित अर्धविकसित देश होते हैं, ठीक है, और जो विकासशील देश होते हैं, उनको निर्यात और आयात के बारे में प्रशिक्षण देने के लिए कि उनको किस तरीके से व्यापार करना चाहिए, किस तरीके से आयात करना चाहिए, कितने शुल्क लगाने जाने चाहिए, या किस प्रकार की उनकी व्यापार नीतियाँ होनी चाहिए, इनके लिए उन्होंने एक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की थी, जिसमें उनको ये तकनीकी सहायता सारी चीज़ों के बारे में जानकारियाँ प्रदान की जाती थी, ठीक है, और यह निर्यात बाजारों तथा निर्यात क्रियाविधि की सूचना भी प्रदान करता। यह जो प्रशिक्षण केंद्र होता वो अब कि किस प्रकार अब निर्यात बाजार चल रहे हैं, क्या उनमें कर लगाए गए हैं, सारी चीज़ों की जानकारी भी यह प्रदान करता। तो नेक्स्ट है गेट के आलोचनात्मक मूल्यांकन। तो जिस प्रकार हम जानते हैं कि कोई भी संगठन संस्था सरकार के द्वारा खोली जाती है, कोई सिद्धांत दिया जाता है, तो सबका एक अच्छा भाग और एक बुरा भाग भी होता है, मतलब एक उसके हित में होता है, एक अहित में। तो इसी प्रकार गेट के भी कुछ आलोचनात्मक मूल्यांकन दिए गए हैं, कुछ चीज़ों में उनकी भी जो है आलोचना की गई, ठीक है। तो पहला है अच्छे आचरण की संहिता मात्र, आचरण संहिता, ठीक है। आचरण संहिता का हम तो अर्थ लेते हैं कि किसी भी व्यक्ति, दल या संगठन के लिए निर्धारित जो सामाजिक व्यवहार, नियम और उत्तरदायित्वों के समूह को हम क्या कहते हैं, आचरण संहिता कहते हैं। तो गेट के जो नियम है वो क्या है, लोचपूर्ण है, मतलब गेट के जो नियम है वो क्या रहते हैं, लोचपूर्ण। लोचपूर्ण होता है मतलब उनमें क्या होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। इनके पास नैतिक दबाव के सिवाय अन्य प्रभावी अस्त्र नहीं है। आपको पता है कि गेट जो है इसमें पूर्ण तरीके से कानूनी नहीं था ये, ठीक है, इसके पास सिर्फ नैतिक दबाव थे। तो नैतिक दबाव से हम अर्थ लेते हैं कि ऐसी स्थिति या ऐसा रूप जिसमें कोई भी कर्मचारी अपने साथियों, ठीक है, या अपने पर्यवेक्षक या अपने संगठन के सदस्यों के द्वारा, ठीक है, किसी कार्य के लिए उन पर क्या दिया जाता है, दबाव दिया जाता है, ठीक है, उन पर जो व्यक्तिगत मूल्य होते हैं उनसे समझौता करने के लिए क्या किया जाता है, उस पर दबाव दिया जाता है, ठीक है, ताकि जो संगठन क्या कर सकते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से किसी कार्य को करवाने के लिए उन पर क्या दिया जाता है, दबाव दिया जाता। तो इसके पास नैतिक दबाव से संबंधित कोई भी और अस्त्र नहीं था। फलतः सदस्य देशों द्वारा छूट की व्यवस्थाओं का प्रयोग स्वार्थ की पूर्ति हेतु किया जाता है। तो जैसे कि आपको बताया था कि गेट ने कुछ नियंत्रण रूपी जो अस्त्र है उनको प्रदान किया था सदस्य देशों को, ताकि वो जैसे कि आयात पर नियंत्रण करना, ऐसी चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं अगर वो उनके हित में ना हो। तो इसका प्रयोग है ना, जो सदस्य देश है वो अपने हित के लिए करने लग गए, ठीक है। यह इसके आपसी विवादों को निपटारे की व्यवस्था करता है, और यही जो क्या करता है, उनके जो आपसी विवाद होते हैं उनके निपटारे की व्यवस्था करता है वो आपस में ही, ठीक है, और यह किसी पक्ष को बाध्य भी नहीं करता। तो और जो गेट है वो किसी पक्ष को उस कार्य को करने के लिए सिर्फ दबाव डाल सकता है, उसको बाध्य नहीं कर सकता कि वो जरूर ही इस कार्य को करे, ना ही उनको दंडित कर सकता है। वह अपनी मर्जी से अगर वह बात मानना चाहे तो मानते हैं, अर्थात अन्यथा नहीं मानते, ठीक है, तो उनको हम बाध्य नहीं कर सकते। आप साथ के साथ सारी चीज़ें नोट करते चलिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जो मैंने बना के आपको दिए हैं। अगर आप इनको भी याद करते हैं या इनको भी लिख के आते हैं तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट है सामान्य नियमों का प्रतिपादन असंभव। तो जो गेट के जो सामान्य जो नियम थे, ठीक है, उनका भी प्रतिपादन करना, उनका भी लागू करना क्या था, असंभव था। विस्तृत सदस्यों के कारण गेट के लिए सामान्य नियमों का प्रतिपादन बहुत कठिन हो गया। जब कभी आर्थिक उद्देश्यों को राजनीतिक उद्देश्यों से टकराव हो जाता है, गेट के उचित नियमों का भी सदस्य राष्ट्रों द्वारा विरोध किया जाता है। तो कुछ सदस्य देश
तो जब जो गेट है, ठीक है, उनके जो सामाजिक जो नियम बनाए गए थे उन्हें, ठीक है, गेट के जो उचित नियम है, अगर उनका कभी कभी क्या होता है कि आर्थिक उद्देश्यों से जो राजनीतिक उद्देश्य है, ठीक है, उनका क्या हो जाता है, टकराव हो जाता है। मतलब गेट के जो नियम है, ठीक है, उनको भी मानने से क्या कर देती है सरकार, मना कर देती है, या देश मना कर देते हैं जब उसमें किसी प्रकार के राजनीतिक कारण आ जाते हैं, ठीक है। तीसरा होता है सदस्यों का भेदभावपूर्ण व्यवहार। तो बहुपक्षीय सौदेबाजी को द्विपक्षीय सौदेबाजी से श्रेष्ठ माना गया है, ठीक है। बहुपक्षीय सौदेबाजी मतलब होता है सभी देशों के मध्य जो सौदेबाजी होती है, और द्विपक्षीय होते हैं दो देशों के मध्य जो सौदेबाजी होती है, ठीक है। तथापि गेट के सदस्य अधिकांश समझौते द्विपक्षीय आधार पर करते हैं, लेकिन गेट के जो सदस्य देश है वो क्या करते हैं, द्विपक्षीय दो पक्षों के आधार पर जो सौदेबाजी करते हैं, यह अपने व्यापार को बढ़ाने पर ध्यान देते हैं। तो ये क्या करते हैं, अपने व्यापार को बढ़ाने पर ध्यान देते हैं, अन्य देशों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि सदस्य देशों का भेदभावपूर्ण व्यवहार, एक तरह से इसकी आलोचना इसी वजह से की गई थी, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, जो गेट के जो प्रमुख सदस्य होते देश, मान के चलो हमने 23 देश सदस्य माने थे, मतलब 23 सदस्य थे इसके पहले, ठीक है। तो उनमें क्या होता कि कोई भी दो देश आपस में उस संगठन के माध्यम से जुड़े तो हैं, लेकिन वो क्या करते, अपने जो किसी प्रकार का जो व्यापार है, ठीक है, आयात निर्यात, मान के चलो एक देश को कोई वस्तु उस देश से चाहिए, ठीक है, और इस देश से कोई वस्तु उस देश को चाहिए, दूसरे वाले देश को, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, ये दोनों आपस में क्या कर लेते, सौदेबाजी कर लेते, वे उन पर कम आयात निर्यात में या बिना शुल्क के, ठीक है, किसी भी प्रकार से वो आपस में क्या कर लेते हैं, एक तरह से भेदभावपूर्ण व्यवहार, मतलब दोनों पक्ष दूसरे देशों से क्या करते हैं, भेदभावपूर्ण व्यापार करते हैं, यानी आपस में मिलकर व्यापार कर लेते हैं और दूसरे देशों को उसका बारे में पता भी नहीं चलो, पता भी चलता तो वो उनको झूठ बोलते कि ये आया शुल्क लगे हैं, ये सारी चीज़ें लगे हैं, बल्कि कुछ और उसका जो सत्य है वो कुछ और ही होता, ठीक है। तो इस प्रकार वो भेदभावपूर्ण व्यवहार करते, ठीक है। तीसरा है मात्रात्मक प्रतिबंध हटाने में विफलता। तो गेट उन मात्रात्मक प्रतिबंधों को कम कराने में विफल रहा है जो सदस्य देशों द्वारा सीमित विदेशी विनिमय कोषों को संरक्षण प्रदान करने के लिए लगाए जाते हैं। तो मात्रात्मक प्रतिबंध, जैसे कि मैंने बताया था कि मात्रात्मक प्रतिबंध, तो गेट जो है मात्रात्मक प्रतिबंध यानी जो वस्तुओं पर लगाई जाती थी, जो शुल्क लगाया जाता था, जिन्हें आयात या निर्यात किया जाता था, ठीक है, उनको हटाने, उनको कम करने में तो उसको थोड़ी बहुत सफलता मिली है, लेकिन उनको पूर्ण तरीके से हटाने में अक्षम रहा है। तथा सदस्य देश द्वारा सीमित विदेशी विनिमय कोषों को, यानी जो बचाने के लिए, ठीक है, कुछ सीमित विदेशी विनिमय कोष वो होते हैं जिसमें विदेशी जो जो मतलब करेंसी है, ठीक है, विदेशी जो भी करेंसी है विनिमय की, उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए लगाए जाते हैं कि अगर हम कम वस्तु का आयात करेंगे तो हमारी जो विदेशी जो भुगतान है वो भी हमें कम करना पड़ेगा। तथा भुगतान शेष में सुधार के बावजूद सदस्य देशों में मात्रात्मक प्रतिबंधों का पूर्ववत अस्तित्व देखने में आया, लेकिन जब भुगतान शेषों में सुधार हुआ, ठीक है, उसके बावजूद भी सदस्य देशों में मात्रात्मक प्रतिबंधों का पूर्ववत अस्तित्व देखने में आया। मतलब मात्रात्मक प्रतिबंधों का वापस से जो जिसमें कमी की गई थी उनका वापस से अस्तित्व आने लगा, मतलब वो दिखने में वापस से जो प्रतिबंध है वो लगने लगे, ठीक है। गेट की आलोचना में एक प्रमुख तथ्य है प्रतिनिधि संस्था नहीं। जो गेट है, ठीक है, उसको एक प्रतिनिधि संस्थान नहीं माना गया है। क्यों, देखते हैं। अधिकांश नए स्वाधीनता प्राप्त देश गेट के सदस्य नहीं है, जो गेट को विश्व की प्रतिनिधि संस्था नहीं माना जा सकता। इस पर अमेरिकन व यूरोपियन देशों का प्रभाव है, ठीक है। जो गेट है आपको पता है कि उस समय 23 देशों से मिलकर बना था, और आज हम देखते हैं कि हमारे जो विश्व में लगभग जो 195 से 196 देश हैं, ठीक है, और जो नए देश अस्तित्व में आए हैं, ठीक है, जिन्होंने अभी जो नए स्वाधीनता प्राप्त की है वह इसके सदस्य नहीं है। तो गेट को एक विश्व प्रतिनिधि संस्था नहीं माना जा सकता। अगर इसमें सदस्य देशों की संख्या ज़्यादा होती, ठीक है, तो हम इसको प्रतिनिधि मान सकते थे, क्योंकि लेकिन इसके पास इस तरह के कोई नियम कानून भी नहीं है कि ये देशों को बाध्य कर सके, ठीक है, और वह अपने सदस्य बनना नहीं बनना उन देशों की अपनी इच्छा के ऊपर कार्य करता, ठीक है, और वह अपनी इच्छा के अनुसार काम करते, ठीक है। तो इस प्रकार इस पर जो अमेरिकन जो देश थे प्लस यूरोपियन संघ के जो देश थे उनका ही प्रभाव ज़्यादा था, क्योंकि जो भी 23 देश थे वो उसमें कुछ अमेरिकन प्लस कुछ यूरोपियन थे, और इन्हीं का प्रभाव गेट पर
ज़्यादा था, तो इस वजह से उसको प्रतिनिधि संस्था नहीं माना जा सकता। अगला है अल्प विकसित देशों को कम लाभ। ठीक है, तो गैट के नियम, ठीक है, ये क्या थे, सिर्फ ज़्यादातर जो है विकासशील देशों के लिए ही कार्यरत होते हैं। गैट के नियम विकासशील देशों के लिए विशिष्ट महत्व की वस्तुओं के संबंध में लागू नहीं होते हैं। ये न तो प्रशुल्क दरों में कटौती करने से संबंध में कोई स्पष्ट नीति निर्धारित करना चाहते हैं और न ही विकासशील देशों की भुगतान संतुलन की समस्या को स्थायी समाधान चाहते हैं। तो गैट के जो नियम थे, जैसा कि मैंने बताया था, ये किसी राज्य या किसी भी देश को क्या नहीं कर सकता, बाध्य नहीं कर सकता। तो जो गैट के जो नियम थे विकासशील देशों में लागू तो होते हैं, लेकिन कुछ विशिष्ट महत्व की जो वस्तु है उनके संबंध में ये लागू नहीं होते और ना ही उनकी जो प्रशुल्क जो दर है वो अपनी इच्छा के अनुसार ही लगाते हैं। इसके द्वारा कोई भी उनको बाध्य नहीं कर सकता कि उनकी जो प्रशुल्क दर है उनमें कमी की जाए या कटौती की जाए। इसकी किसी भी प्रकार की जो स्पष्ट जो नीति है वो निर्धारित नहीं की गई। और ना ही जो विकासशील देश है, ठीक है, जो विकासशील देशों की जो भुगतान संतुलन की समस्या है उसका कोई भी जो स्थायी समाधान चाहते हैं या किया गया है। भुगतान संतुलन जब उस स्थिति में ही प्राप्त होता है जब किसी देश को, ठीक है, किसी एक लंबी अवधि में मान के चलिए, ठीक है, जितने भी शेष भुगतान है उनको उस देश के आय के द्वारा ही किया जा सके। मतलब जो जनता से जो आय प्राप्त होती है उसके द्वारा ही उसका जो है ऋण है या उनका भुगतान जितना भी शेष है उसको चुकाया जा सके, ठीक है, ना कि किसी घाटे की वित्तीय व्यवस्था का प्रयोग करके नए नोट छाप कर, ठीक है, या ऋण लेकर, ठीक है। और इस चीज़ों का जो गैट के द्वारा कोई भी स्थायी समाधान नहीं किया गया, इस वजह से इसकी बहुत ज़्यादा आलोचना हुई और इसके बाद इसको क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। तो ये थी गैट के बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी। और एमए फाइनल में इसका एक ना एक प्रश्न अवश्य गैट से दिया जाता है। तो आप अगर इन तथ्यों को, इन पॉइंट्स को आराम से अच्छे से पढ़ते हैं या लिखते हैं तो आपको पूर्ण रूप से नंबर मिलेंगे। और इसके बाद, ठीक है, जो गैट ज़्यादा नहीं चल पाया, जिसके बाद स्थापना की गई थी WTO की। WTO जो भी सबसे पूरे विश्व में विख्यात है, जिसके फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और यह क्या है, एक प्रतिनिधि संस्था है जिसके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर होता है गैट के बारे में समाप्ति। गैट के बारे में जो भी महत्वपूर्ण जानकारी थी आपको इस वीडियो में मिल चुकी होंगी, आशा करता हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।